एक बार कह दिया सो कह दिया, कान खोल कर सुन लो मेरी बात। वो मेरे घर किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बोल देना अपनी बेशरम बेहया बेटी से यह बात। इस घर से उसका कोई नाता नहीं, वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। राजेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा। मूँछों पर ताव फेरते सरला जी के पति ने जब ये बात कही तो सरला जी बिफर पड़ीं, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गईं। पति के कहे तीखे बाके उनके दिल को छलनी कर गए। वो सोचने लगीं कि अगर ये घर उनके पति का है, इस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है, तो आखिर वो किस हक से इस घर में रह रही हैं। आखिर क्या जगह है उनकी इस घर में और राजेंद्र जी के जीवन में। क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं? फिर क्यों रह रही हैं वो यहाँ? किस लिए और किसके लिए? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले मैंने जन्म दिया है? तो क्या वो राजेंद्र जी के लिए सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया मात्र थी? आज तक उनके बीच कभी प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना के छड़ थे। और ना जाने कितनी ही बातें सोचकर आज उनका दिल सिहर उठा। वो अपना आंचल का टुकड़ा मुंह में ठूंस कर सिसक सिसक कर रोने लगीं। वो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थीं। रोते रोते वो सोच रही थीं कि वो आज तक झूठे भ्रम में थीं कि ये घर, परिवार, पति, बच्चे सब उनके हैं और सब पर उनका अधिकार है। राजेंद्र जी शराब के नशे में तो पहले भी बहुत कुछ अपशब्द कहते और गालियाँ दे देते थे, लेकिन होश में आते उनको गले लगाकर कहते, अरे यार, नशे में मैं कुछ भी बोल गया, तुम दिल पर मत लगाना। लेकिन आज तो उन्होंने सारी बातें अपने पूरे होशो हवास में बोली थी। बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से लव मैरिज की तो उसमें वो दोषी कैसे हो गई? वो मन ही मन विचार करने लगी, यदि मैंने बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसा कि राजेंद्र जी का कहना था, तो बेटे की सफलता का श्रेय किसे जाता है? उसे आखिर किसने संस्कार दिए? दरअसल उन्होंने अपनी बेटी रचना को बहुत समझाया कि वो उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी ये उसके प्यार की नहीं, पढ़ाई की पूरी करने की उम्र है। अनुज ठीक लड़का नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय रचना बीए फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देने जाने का बहाना बनाकर रचना एक दिन चुपचाप घर से भाग गई उस लड़के के साथ। इस घटना के बाद तो सरला जी की ज़िंदगी जैसे पहले से भी ज़्यादा नरक बन गई। राजेंद्र जी से उनके रिश्ते में बहुत फासला बढ़ गया, जैसे मानो रचना ने नहीं, सरला जी ने ही कसूर किया हो। लेकिन आज अचानक 2 साल बाद उनके पास रचना का फ़ोन आया। वो रो रही थी। रोते रोते उसने कहा, माँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। अनुज और उसकी माँ, यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज़ मारते हैं। मैं घर आना चाहती हूँ आपके पास। जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बेटी को दर्द में देखकर आखिर माँ का दिल कैसे ना पिघलता। लेकिन फ़ोन पर माँ बेटी की बातें सुनकर आज राजेंद्र जी भड़क उठे। उन्होंने आओ देखा न ताओ सीधा एक तमाचा सरला जी के गाल पर दे मारा और कहा, जैसी माँ होगी वैसी ही तो बेटी भी होगी। औरतों का काम ही है तिरिया चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की है तो अंजाम भी भुगते। लव मैरिज का यही अंजाम होता है। माँ बेटी को तराजू के एक पल्ले पर तौलकर राजेंद्र जी मन की भड़ास निकालकर घर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन 3 सालों तक दबे अपमान के समंदर की लहरें आज उत्पात मचाने के मूड में थीं। आज वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती थीं। अपना बदला लेने के लिए बार बार ऊंची ऊंची लहरें मन के अंदर हिचकोले खा रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सरला जी ने अपने आंसू को पोंछते हुए उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी रचना अपनी गोद में 1 माह की बेटी को लिए खड़ी है। उसकी हालत देखकर जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह चोट के निशान, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। बिखरे बाल बालों में लटें आपस में उलझी हुई थीं, जैसे महीनों हो गए बालों में ना तेल पड़े, ना कंघी हुई, ना ही साफ किए गए। तभी रचना ने उनके पैरों पर गिरकर
अपनी बेटी को उनके पैरों के पास रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी को बचा लो माँ, वरना वो लोग हम दोनों को मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से भाग कर आ गई हूँ माँ, वो लोग मुझे कमरे में बंद रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी मर जाएगी। माँ, आप और पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा से कहो मुझे बचा लें। रचना रोते रोते अपनी बात कहे जा रही थी। सरला जी का मन रचना के लिए बेचैन हो गया। तभी वह राजेंद्र जी भी आ गए। सरला जी को उम्मीद के मुताबिक उन्होंने रचना को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया तो सरला जी ने कहा, रुक जाइए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। सरला जी के अंदर पीड़ा का समंदर ठाटे मारने लगा। क्या कहा तुमने? हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी निकलो दोनों माँ बेटी मेरे घर से। राजेंद्र जी ने सरला जी को घूरते हुए उनको बाहर की तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों माँ बेटी आपके घर से चले जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल की बीज एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है, जिसे माँ अपनी कोख में 9 महीने रखकर अपने खून और मांस देकर सींचती है और फिर उसे 9 महीने बाद अपार दर्द सहकर जन्म देती है। आप ये बात भूल सकते हैं पर मैं नहीं भूल सकती। किसी ने शादी चाहे लव मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता जब तक कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और सम्मान ही ना हो, वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वो विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसकी सदैव नींव कमज़ोर रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज ही थी। फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 सालों तक मारते पीटते और गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपने अपमान को भी आपका मजाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सच का सामना हो गया कि यह घर मेरा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और निकल गई घर से बाहर। जाते जाते कहा, आप पिता होने का फ़र्ज़ भूल सकते हैं, लेकिन मैं माँ होने का फ़र्ज़ नहीं भूल सकती। और हाँ, आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई तो आप शायद भूल गए तो याद दिला दूँ कि विदेश में उच्च पद पर बैठे हमारे बेटे रोशन में भी मेरी ही दी हुई परवरिश है। बेशक रचना से गलती हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बेटा बेटी की परवरिश में भेदभाव और रचना पर आवश्यकता से अधिक शासन ही रचना के इस गलती का जिम्मेदार है, कहकर सरला जी अपनी बेटी और नातिन को लेकर वहाँ से चली गईं। घर से निकलकर रचना और सरला जी चली तो आईं, लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि वो कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। कि तभी रचना ने कहा, माँ भैया को फ़ोन करूं, शायद वो कहीं हमारे रहने का इंतज़ाम करा दें। तभी नातिन को गोद में ली हुई सरला जी की घूरती निगाहें रचना की तरफ पड़ी तो रचना ने सिर और निगाहें झुकाते हुए दबी आवाज़ में कहा, माँ मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। तब सरला जी ने कहा, रचना, एक गलती करके अकल नहीं आई जो दूसरी गलती करना चाहती हो। क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मर चुका है? ऐसे बड़ा करोगी अपनी बेटी को? अगर तुम्हारा भाई एहसान करके मुझे रख भी ले, लेकिन वो तुमको कभी अपने घर में नहीं घुसने देगा। घुसना तो छोड़ो, वो तुम्हें दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या अपनी गलती भूल गई? कितनी मिन्नतें की थीं मैंने और उसने तुमसे हाथ जोड़कर, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी, कहकर सरला जी चुपचाप बैठ गईं। लेकिन विदेश जाने से पहले बेटे ने भी अपनी पत्नी और राजेंद्र जी के साथ सरला जी को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटे के व्यवहार को याद करके उनकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए, जिसे उन्होंने पोंछकर मजबूती से अपने अतीत की कड़वाहट को भूलने की मन में ठान ली और मन ही मन खुद के वजूद को स्थापित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। रचना और सरला जी स्टेशन के प्लेटफार्म पर आकर बैठ गईं।
सरला जी नातिन को गोद में लेकर सुला रही थी, जिसे देखकर रचना अतीत की यादों में खो गई। उसे अच्छी तरह याद है कैसे बाबूजी से छिप छिप कर सरला जी ने रचना को साइकिल से लेकर कार तक चलाना सिखाया। बीए के फाइनल ईयर में जब रचना के पापा ने उसे बाइक चलाते देख लिया था तो घर आकर सरला जी को बहुत मारा था, ये कहते हुए कि बेटी को आवारा बनाना चाहती हो। गंदी गालियों और बेल्ट की मार से सरला जी का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुंह से निकलते खून को साफ करती सरला जी भावविहीन हो चुकी थी। इधर अनुज के प्यार में अंधी रचना को लगता था कि अनुज जैसा दिखता है वैसा ही सोचता भी है। पिता के प्यार से तिरस्कृत और माँ की हालत को देखकर उसने अनुज के रूप में अपने लिए प्यार और सम्मान ढूंढ लिया। उसके परिवार की सोच भी आधुनिक होगी। वो अपने घर के रूढ़िवादी और लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुकी थी। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने घर से भागकर अनुज से शादी करने का फैसला लिया। सच से अनजान रचना को उस समय अपना फैसला एकदम सही और अनुज में महान पुरुष की छवि दिखाई दे रही थी, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट और कड़वा था। लेकिन रचना की शादी के बाद पता चला कि उसकी ज़िंदगी तो पहले से भी खराब हो गई। अब तो उसे हर रोज़ अनुज के साथ साथ उसकी माँ, पापा, देवर और ननद सब मारते थे। अनुज के लिए वो सिर्फ उसकी शारीरिक भूख मिटाने का साधन मात्र थी और उस घर के लिए एक नौकरानी। उसकी ज़िंदगी पहले से भी बदतर हो गई थी। अब अनुज रोज़ रोज़ उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता। कभी खाना मिलता तो कभी भूखी ही रह जाती। अनुज उसके सामने ही दूसरी औरत को भी घर लाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा। हद तो तब हो गई जब रचना की बेटी होने के बाद उसके साथ साथ अनुज ने अपनी नवजात बेटी को भी थप्पड़ मारा और बेड पर पटक दिया, ये कहते हुए कि अपनी नाजायज़ बेटी को लेकर अभी इस घर से निकल जा, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। न जाने किस किस के साथ मुँह काला करके मेरे सिर मढ़ दिया इसे। उस दिन रचना ने अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का निर्णय लिया। तभी सरला जी ने रचना से कहा, रचना इसको दूध पिलाओ, ये भूखी है। सरला जी की आवाज़ से रचना अपनी कड़वी यादों से बाहर आई तो उसने अपनी माँ की गोद से बेटी को लेते हुए कहा, माँ मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से आप भी बेघर हो गईं। तब सरला जी ने कहा, नहीं रचना, मैं तुम्हारी वजह से बेघर नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से सच को मैंने जान लिया और स्वीकार भी कर लिया। वो घर तो कभी मेरा था ही नहीं। वहाँ तो मैं अब तक बंधुआ मजदूर की तरह थी, लेकिन अब आज़ाद हूँ। रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरी बेटी हो। गलती तुमने की थी, लेकिन शायद उससे कहीं ना कहीं मेरा भी दोष था, जो मैं तुम्हारा विश्वास ना जीत पाई। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। पूरी रात स्टेशन पर बैठे बैठे कब आँख लग गई उन लोगों को पता ही नहीं चला कि तभी सुबह सुबह सरला जी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सरला ने आंखें खोलीं तो देखा कि दूध वाले की पत्नी रमिया आवाज़ दे रही थी। रमिया, तू कहाँ जा रही है? इतने दिनों तक अचानक कहाँ गायब हो गई थी? रमिया, मेम साहब मुंबई चली गई थी, वहीं जा भी रही हूँ। अब मर्द ने छोड़ दिया किसी औरत के चक्कर में, तो क्या करूँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? और ये आपकी बेटी है ना, जो किसी और के साथ भागकर शादी कर ली थी? हाँ। अच्छा रमिया, मुंबई में रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? सरला जी ने कहा। मेम साहब, बहुत बड़ी खोली तो नहीं है मेरी, चाल में रहती हूँ। आप चाहो व्यवस्था करा सकती हूँ। किसके लिए करानी है? मेरे लिए। अब इससे आगे मत पूछना, इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगी, सरला जी ने कहा। रमिया ने कहा, समझ गई मेम साहब, चलो आप मेरे साथ। एक बार आपने खून देकर मेरी जान बचाई थी, आज मेरी बारी है। और सरला जी चल पड़ी एक नए शहर, एक नए सफ़र पर। अनजान शहर, अनजान लोगों के बीच माया नगरी मुंबई पहुंचकर सरला जी को आज ना जाने क्यों बेटी के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को बचाने का सुकून भी था।
रमिया सरला जी को अपने साथ अंधेरी स्थित अपनी घर ले गई। व्यवहार कुशल रमिया को सरला जी का एहसान याद था कि कैसे उन्होंने राजेंद्र जी से छुपकर उसकी मदद की थी। एक कमरे का छोटा सा घर देखकर सरला जी ने रमिया से कहा, रमिया, तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन अगर तेरी पहचान में आसपास कोई रहने की दूसरी जगह हो तो बता, मैं किराया दे दूंगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कहनी थी, कोई काम हो तो उसे भी ढूंढने में मदद कर देती तो अच्छा होता। कोई भी काम चलेगा। तब रमिया ने कहा, मेम साहब, मुझे मालूम है आपको ऐसी जगह रहने की आदत नहीं, लेकिन यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं। मेरे बजट में तो यही आता है। मेरी नज़र में काम तो आपके लायक कोई नहीं है। सरला जी ने कहा, रमिया, तू भूल जा कि उस समय की सरला को जो राजेंद्र प्रताप की पत्नी थी। ये सरला सामान्य तेरी तरह आम औरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाती है। रमिया ने कहा, ठीक है मेम साहब, कल चलिए मेरे साथ। एक मेम साहब को खाना बनाने वाली और बच्चा देखने के लिए कोई बुजुर्ग औरत ही चाहिए, शायद आपका काम हो जाए। रमिया के साथ सरला जी अगले दिन वहाँ गईं। घर की मालकिन रक्षा उनकी बेटी की ही उम्र की थी। उसने सरला जी से बहुत ही अदब और सम्मान से बात की। उनको बताया कि 2 लोगों का खाना बनाने के साथ उसकी 2 साल की बेटी की भी देख रेख करनी होगी। क्योंकि रक्षा नौकरी करती थी, इसलिए उसे बेटी के लिए एक सहायक की ज़रूरत थी। सरला जी को काम मिल गया। उनकी बेटी भी आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उसे पता चला मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ट्रेनिंग मास्टर की उसने अब ट्यूशन के साथ साथ वो काम भी शुरू कर दिया। सरला जी और रक्षा अब एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो गए थे। रक्षा ऑफिस और घर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, जबकि उसके पति को घर के किसी भी काम से मतलब ना होता, ना ही नाते रिश्तेदारों से। एक दिन सरला जी अचानक रक्षा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रक्षा के पति ने रक्षा को गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमसे घर, ऑफिस और बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी। तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमने मुझसे बिना पूछे अपने मायके पैसे क्यों दिए। मुझे तुम्हारी तनख्वाह का पूरा हिसाब चाहिए। रक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मुझे मेरी ही तनख्वाह पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं। मेरे भाई को ज़रूरत थी तो मैंने दिया, और कौन सा वो लेकर रख लेगा। बोला तो उसने कि अगले महीने दे देगा। तुम भी तो अपने घर वालों को बिना बताए पैसे भेजते हो, तो क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है। लेकिन रक्षा के पति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने रक्षा को ज़ोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकल गया। सरला जी घर के अंदर दाखिल हुई तो रक्षा रो रही थी। सरला जी ने रक्षा बिटिया कहकर कंधे पर हाथ रखा तो रक्षा सरला जी से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते रक्षा ने कहा, मौसी, क्यों हर दोष औरतों के सिर मर दिया जाता है। क्यों सब कुछ करने के बावजूद औरतों के हिस्से तारीफ नहीं आती। शादी होते क्यों लड़की को हर बार हर काम के लिए इजाज़त लेनी होती है। जब मैं इनके घर वालों पर पैसे खर्च करती हूँ तब इनको और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मायके या खुद पर खर्च करना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है। क्यों। सरला जी निरुत्तर खड़ी थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, बिटिया, अपने अनुभवों से कह रही हूँ, अपने पति को खुली और कड़ी चेतावनी दे दो कि तुम उसका ये व्यवहार आगे के लिए बर्दाश्त नहीं करोगी, वरना जिस आदमी ने एक बार तुम पर हाथ उठाया और तुमने चुपचाप सह लिया तो वो ज़िंदगी भर और हर बात में तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा। गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पति पत्नी दोनों की होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। बच्चों के कारण मैंने भी अपने पति के हर गलत व्यवहार और मारपीट को पूरी उम्र बर्दाश्त किया। मुझे लगता था इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर ही बच्चों पर हुआ।
क्योंकि बच्चा जितना सिखाने से नहीं सीखता उतना आसपास के और परिवार के माहौल को देखकर सीखता है। कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी रक्षा को बताई, लेकिन उससे पहले मैं पूरी बात जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अधिकतर तुम्हें डर डर के ही काम करते देखा है। सरला जी की बात को सुनकर रक्षा ने कहा, मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ जो आपने मुझे समझा दिया, और मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया। रक्षा ने कहा, अब मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूंगी और अपने पति को खुले एवं कठोर शब्दों में चेतावनी दूंगी कि अगर आज के बाद उसने यह हरकत दोबारा की तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। सरला जी सोचने लगी कि काश कोई उन्हें भी समझाने, समझने और साथ देने वाला होता तो इतनी देर ना होती, या बात को बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सकता था। देखते देखते 3 सालों में सरला जी ने चाल से हटकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अब छोटे बच्चों के लिए डे केयर का काम घर से ही शुरू कर दिया। अचानक 7 सालों बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया। जो फ़ोन उनके बेटे का था। उसने कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। बेटे के फ़ोन रखने के बाद सरला जी अपने अतीत की यादों में खो गई। माँ, इतनी रात तक कहाँ थीं आप? घर का दरवाज़ा खोलते हुए बेटे रोशन ने सवाल किया। वो बेटा, आज दोपहर में सावित्री जीजी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। ज़रा एक गिलास पानी तो ला कर दे, अभी पूरी कहानी बताती हूँ। सोफे पर बैठती हुई सरला जी ने कहा। तभी उनकी नज़र अपने पति राजेंद्र जी और बेटे रोशन की तरफ गई, जो उन्हें गुस्से में घूर रहा था। उनकी गुस्से भरी निगाहें देखकर सरला जी का दिल डर से कांपने लगा। तभी पास खड़ी बहू एकता ने कहा, माँ जी, शर्म नहीं आती समाज सेवा के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए? इस उम्र में उस पर ये झूठ बोल रही हैं। तुम ये क्या कह रही हो बहू? मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? और मैं तो तुम्हें बताकर ही गई थी। सरला जी ने डर भरी आश्चर्यचकित हो अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, हाय राम, अब मुझे इन सब में क्यों फंसा रही हैं? आप मुझे कब बता कर गई थी? वो तो इन्होंने और बाबूजी ने अपनी आंखों से सब देखा है, तो इन्होंने मुझे आकर सब बताया। देख लीजिए बाबूजी, मैं ना कहती थी आप दोनों से कि रचना की गलती का कारण माँ जी ही हैं। जब माँ का चरित्र ठीक नहीं होगा तो बेटी का कैसे होगा? आप तो बस अपने विदेश जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी ने अब हमें अपने गांव देश में रहने लायक छोड़ा नहीं। एकता की कही कड़वी बातों ने जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब मैं समझी नहीं, आज क्या हो गया है? आप सब क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहिए। गुस्से में दांतों को पीसते हुए, हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए रोशन ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आपका ये समाज सेवा का नाटक? कौन सा नाटक और कैसा नाटक? सरला जी ने अब खड़े होकर कहा। एकता ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का हमें कहने में शर्म आ रही है और आप हैं कि नाटक किए जा रही हैं। बेटे बहू के प्रश्नों के तीर एक के बाद एक सरला जी की तरफ किए जा रहे थे। उनका हर दूसरे प्रश्न का तीर पहले तीर से और ज़्यादा घातक होता जा रहा था। आज सरला जी के लिए ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। जब तक सरला जी कुछ सोच समझ पाती, चुपचाप घूरती निगाहों से देखते हुए राजेंद्र जी ने सबके सामने सरला जी को मारना पीटना शुरू कर दिया। इधर सरला जी असहाय दोनों हाथ जोड़कर बिना गलती के उनसे माफ़ी मांगे जा रही थी। बेटे बहू से बचाने की गुहार किए जा रही थी, लेकिन किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की और राजेंद्र जी तब तक सरला जी को मारते रहे जब तक कि वो थक नहीं गए। उसके बाद रोशन ने चिल्ला के बोला, कान खोल कर सुन लो माँ, आज तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आखिरी बार। अपने कदम रोक लीजिए और ये गैर मर्दों से मिलना जुलना बंद कीजिए। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मुझे भी बाबूजी की तरह दूसरा तरीका भी आता है समझाने का। मुझे वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटे बहू पति के तेवर देखकर
जमीन पर निढाल पड़ी दर्द से कराती या सरला जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी सरला जी ने जाते हुए रोशन को रोक कर कहा, बेटा तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे नहीं। आखिर क्या समझना है मुझे तुमसे और क्यों? आज मैं तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगी, क्योंकि अगर बात निकली ही है तो पूरी भी होनी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे? साफ साफ बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पिता के जुल्म बर्दाश्त किए, ये सोचकर कि बच्चे बड़े होकर मेरा दुख समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है, शायद तभी इस दर्द से छुटकारा मिले। पिछले काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों का रवैया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोशन, तुमसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहले जब मैं घर के खर्चों को पूरा करने, तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए और अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर रात दिन एक कर रही थी, तब तो घर बाहर समाज में किसी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। तू भी बड़ा हुआ, समाज के लोगों के बीच आने जाने लगा, तब तो तुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई सुनाई दिया। फिर अचानक ये बदलाव कैसे और क्यों? आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश और प्यार में जो इतना गलत सोच बैठा तू मेरे बारे में? जब तूने नौकरी पकड़ी उसके बाद भी कभी तूने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुझे तब तो कोई मतलब ही नहीं होता था कि आखिर मैं करती क्या हूँ, किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ। लेकिन शादी के 1 साल बाद में ही अचानक से तुझे मेरी इतनी फिक्र। काश तूने अपनी माँ को एक बार समझा तो होता, लेकिन तू तो अपने पिता की तरह कान का कच्चा निकला। बचपन में तूने तो मुझे सदा खुश रहने और मेरे दर्द को दूर करने का मुझसे वादा किया था। तभी एकता ने चिल्लाते हुए कहा, रोशन, आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। आप तो इनको साफ साफ कह दो, अगर इनको यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, जैसे हम सब चाहते हैं वैसे। इनकी इज्जत हो ना हो, लेकिन हमारी इज्जत तो है ना समाज में। हम वो तो नहीं खराब कर सकते इनके कारण। हम विदेश चले जाएंगे, कहकर एकता रोशन का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में लेती गई। दर्द से कराती सरला जी मन ही मन सोचने लगी कि क्या उनका समाज सेवा करना गलत है, या बेटे बहू पर भरोसा और प्यार करने की जो गलती वो आज तक करती आ रही थी। लेकिन अब गलती नहीं करूँगी। जिस बहू को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया, उसने आज एक ऐसा लांछन लगाया। दिन रात मेहनत करके, अपमान का घूंट पीकर जिस बेटे की परवरिश की ताकि कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए चोरी चुपके हर काम किए, सिलाई बुनाई, अचार पापड़ सब कुछ किया, जिससे घर के खर्चों और बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन कभी किसी ने मेरे ऊपर ऐसा लांछन नहीं लगाया। मैंने समाज में अपना नाम और सम्मान कमाया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे मेरे बेटे बहू द्वारा अपमानित होना पड़ा। राजेंद्र जी तो शुरू से ही ऐसे थे, इसलिए उन्हें पति से तो कभी कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये सब सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो देखा बेटा बहू बिना उनसे मिले घर छोड़कर जा चुके थे। रोशन आ गया था और माँ से बोला, ये क्या माँ, पापा से आप इतना नाराज़ हो गईं कि घर छोड़कर चली आईं? पता है आपको ढूंढने में कितनी मेहनत लगी मुझे। रमिया और उस पेपर पर छपे लेख से आपके बारे में पता चला। अरे थोड़ा तो सोचा होता आपने पापा के बारे में। पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने के बाद आपने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया? इससे अच्छा तो आप दोनों जवानी में ही एक दूसरे से अलग हो जाते। तब भी तो पापा आपको नशे में मारते और गालियाँ देते थे। तब आपने अगर ये फ़ैसला नहीं लिया तो अब क्यों? रोशन ने अपनी माँ सरला जी से कहा। सोफे पर बेटे और पति के ठीक सामने बैठी सरला जी, आंखों पर चश्मा, खादी की साड़ी में बिना सिंदूर बिंदी लगाए, आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दोनों बाहों को मोड़े बैठी हुई थी। सामने रखे सेंटर टेबल पर न्यूज़पेपर में छपा उनके नाम से कॉलम का कोना, जिसमें लिखा था, लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सरला जी के
सफलता की कहानी, जिसे देखकर राजेंद्र जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मुंह चिढ़ाकर बोल रहा हो। देख लो राजेंद्र, जिसको तुमने कभी सम्मान नहीं दिया उसको आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है। तभी उनके पति राजेंद्र जी ने कहा, बेटा तू किससे बात कर रहा है और किसको समझाने की कोशिश कर रहा है? जरा ध्यान से तो देख, अपनी माँ को बिना सिंदूर बिंदी लगाए किस घमंड में बराबरी पर बैठी है, और इसे जरा भी शर्म लिहाज और समाज बिरादरी में हमारी इज्जत मान सम्मान की चिंता होती तो ये घर छोड़कर आती ही नहीं। इसके चाल चलन तो शुरू से ही ऐसे थे, तभी तो इसने अपनी बेटी को भी बिगाड़ दिया। वो तो बस मेरे बेटे, तुझ पर इसका जोर नहीं चला, वरना ये तुझे भी बिगाड़ देती। सामने खड़ी रचना आज नजरें झुकाए किसी अपराधिन की भांति खड़ी थी कि तभी रोशन ने कहा, नहीं, ये सब इस रचना की वजह से हुआ, वरना माँ कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। 70 साल की उम्र में छड़ी के सहारे चलते राजेंद्र जी की हड्डियों में जोर भले न बचा हो, लेकिन पुरुष रूपी पति का अहंकार आज भी जवान ही था, जो इस उम्र में भी पत्नी को दबाकर पैरों के नीचे रखने के लिए बेकरार था। लेकिन सरला जी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो डरी सहमी कमज़ोर महिला नहीं थी, जिसे जमाने, समाज और परिवार बच्चों का डर दिखाकर कमज़ोर किया जा सकता था। वो बेटे और पति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी बेटे ने कहा, माँ, अब आप मुस्कुराना छोड़कर हमारी बातों का जवाब भी देंगी? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हैं, जो अपने बीमार और कमज़ोर पति को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दें? आपको पता भी है कि पापा को पैरालिसिस अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा गहरा अटैक नहीं था, बस चेहरे और बाएं पैर पर ज़्यादा असर हुआ है, जिसे ठीक होने में 6 साल लग गए। अब बुढ़ापे में जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप इन्हें छोड़ रही हैं। ये कैसा घमंड है माँ? एक औरत का, खासकर पत्नी का, इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं। अब भी देर नहीं हुई, आप चलिए हमारे साथ अब घर, और यहाँ रचना को रहने दीजिए। आज एक पल में सरला जी की पुरानी सारी कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने आंखों से चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया और सफ़ेद रुमाल लेकर आंखों के गीले हुए कोरों को पोंछकर खुद को खुद ही संभाल लिया। और तब सरला जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सौम्यता से कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं एक स्वार्थी पत्नी हूँ, तब भी इनकी मार खाकर और भद्दी भद्दी गालियाँ सुनकर भी इनकी सेवा करती रही। इनके घर और रिश्तों को अपना समझकर घर के एक एक कोने को करीने से सजाती रही। प्यार और समर्पण से रिश्तों की बगिया को सींचती रही। अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती रही। उनकी परवरिश करती रही ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन एक झटके में मेरे ही वजूद और परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया। क्या बच्चों की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए ही होती है? बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं लौट आऊँ, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा, माँ आप कैसी हैं? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं आपका साथ देता, या ऐसा कोई व्यवहार जो तुमने किया होता, जो एक बेटा होने के नाते तुम्हारी किसी भी संवेदना को मेरे प्रति होती। तुमने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि जिस वक्त तुम्हारे पापा ने हमें घर से निकाला था, उस वक्त हम कहाँ गए, कैसे रहे, किन मुश्किलों का सामना किया? कुछ भी नहीं। ये नाम, ये शोहरत मुझे खैरत में नहीं मिले, इसके लिए मैंने कई रातें जागकर, भूखे रहकर, कभी रोकर तो कभी हंसकर बिताई है। तब जाकर मैंने अपना घर बनाया और नाम पैसा कमाया है। आज मुंबई जैसे जगह में लोग मुझे मेरे नाम और काम से जानते हैं। ये फेमस प्ले स्कूल और ये बुटीक एक रात में नहीं बने, और मैं अपनी मेहनत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रही बात तुम्हारे पापा की, तो इनको हमेशा से इस बात का घमंड था कि पैसे हो तो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहता है, तो ये पैसा देकर जिससे चाहें अपनी सेवा करा सकते हैं। लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। हाँ, इनको पैसों की ज़रूरत हो तो ज़रूर दे सकती हूँ। और हाँ रोशन,
तुम्हें तो अपनी बहन का सुरक्षा कवच होना चाहिए था, क्योंकि एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करने की रक्षाबंधन पर कसम खाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ तुम्हारे पापा के बुरे व्यवहार की वजह से हुआ। लेकिन मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाती। और एक आखिरी बात, आज दो समझदार पुरुष मिलकर एक औरत को उसके कर्तव्य बता रहे हैं, तो क्या मैं इन पुरुषों से जान सकती हूँ कि क्या आप दोनों को भी उतना ही अपने कर्तव्यों का बोध है जितना आप दोनों मुझे बता रहे हो? एक बेटा होने के नाते क्या तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं बनते पिता की तरफ? क्यों जिस बेटे को जन्म देने के लिए लोग मन्नतें, पूजा पाठ, व्रत रखते हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर सकता? जब सारे कर्तव्य एक पत्नी, माँ और औरत के ही हैं, तो पुरुष उसको शिक्षा देने वाला या अपमानित करने वाला कौन होता है? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, कहकर घर के बाहर का रास्ता दिखाते हुए सरला जी ने उन लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए।